नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज फिर हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिशिर जी दाम्बोलकर। नमस्कार। ये पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से भोपाल न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे भारतीय कुटुंब व्यवस्था या कानून व्यवस्था कह लें हम लोग, इस पे हम शिशिर जी से चर्चा करेंगे। तो शिशिर जी, सीधे ही मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये जो विषय अपन ले रहे हैं इस भारतीय कुटुंब की व्यवस्था और इस पे जो भारतीय कानून है जी, तो पहले इसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि कुटुंब व्यवस्था से क्या अर्थ है और इस पे उसके बाद कानून इस पे क्या बन। देखिए, भारतीय कानून और भारतीय कुटुंब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कई हद तक भारतीय कानून में भी भारतीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। जिस तरह से हमारे यहाँ संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं, उन सब को जोड़ते हुए एक अपनी संस्कृति, इन सब को जोड़ते हुए अपना एक कुटुंब व्यवस्था, एक अपनी सामाजिक संस्कृति बनती है। इसी तरह से विवाह को हिंदू कानून में संस्कार के रूप में माना गया है और संस्कार के रूप में केवल माना ही नहीं गया है, वो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसके आवश्यक तत्व है कि जब तक ये पूरी संस्कार की प्रक्रिया नहीं होगी आप विवाह के रूप में माने नहीं जाएंगे, आपको मान्यता नहीं मिलेगी। सप्तपदी जिस संस्कार में हमारे यहाँ है हिंदू कुटुंब व्यवस्था में कि आपके संस्कार में सप्तपदी होना बहुत ज़रूरी है, 7 फेरे लेना ज़रूरी है। ऐसे ही विवाह में भी हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है कि आपके 7 फेरे होने बहुत ज़रूरी है। तो ये जो संस्कार भारतीय कुटुंब व्यवस्था से आए हैं वही हमारे कानून में भी आए, लेकिन बहुत हद तक नहीं आए हैं, कुछ हद तक आए हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो समाज का जो परिवर्तन होता गया है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आता गया है, उस समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें बहुत बदलती गई। आज अगर हम एक लेटेस्ट केस की बात करें, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो पहले एडल्ट्री को अपराध माना जाता था। क्या होता है एडिल्ट्री? ये होता है कि जब कोई पर पुरुष जिसको मालूम है कि कोई स्त्री किसी की विवाहित पत्नी है, उसके साथ अगर वो संबंध बनाता है तो उसको दंडित किया जाता था। उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के निर्णय के पश्चात इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन इसके पहले जिन्होंने किए हैं वो अपराधी माने जाएंगे और उन पर आज भी प्रकरण प्रचलित नहीं रहेंगे, मेंटेनेबल रहेंगे। लेकिन इस जजमेंट के बाद से पूरी व्यवस्था पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए समान है? नहीं, इसमें एक यूसुफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक केस आया था जिसमें कि ये मांग की थी कि इसमें जो महिला है उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान में भी उन्होंने अनुच्छेद में बताया गया है कि चूंकि स्त्री जो है वो एक सामान्य इसमें नहीं, एक उसको एक कमज़ोर रूप में माना गया था। अभी तक बच्चों को थोड़ा सा कमज़ोर माना गया था, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था के रूप में उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे। तो उसी का आधार लेते हुए महिलाओं को इसमें दंडित करने की कोई उसमें प्रावधान नहीं था। इसमें महिलाओं को दंडित किया जाएगा। इवन दुष्प्रेरक के रूप में भी इसमें दंडित नहीं होती थी महिला। इसमें केवल जो पर पुरुष रहता था वही दंडित होता था। वैसे अपने स्त्री को कमजोर तो पहले नहीं माना गया है। स्त्री हर विषय में नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो या शस्त्र विद्या हो, किसी में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने यहाँ नारी को शक्ति का रूप माना गया है, ऊर्जा का स्रोत। हमको शक्ति के रूप में हम आराधना करते हैं और ये नवरात्र अभी चली रही है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन कानून जो हमारा संविधान बनाया, कई देशों से हमने वहाँ से कई प्रावधान लिए गए हैं, जैसे आपातकाल हमने लिया है, संशोधन की प्रक्रिया ली है, तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान लिए गए। तो उसमें ये एक प्रावधान रखा गया था कि बीच की जो परिस्थिति आई थी, बीच का जो काल आया था, जिसमें कि महिलाओं को उतना वेटेज नहीं मिला, उतना सम्मान नहीं मिला, उतना उनको अवसर नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, जो आदिकाल में मिलते थे। जैसे हमारे यहाँ गार्गी एक बहुत बड़ी वो रही है जिनका वेदों में बड़ा बहुत पारंगत थी। तो हमारे यहाँ ये तो बहुत प्राचीन काल से इनको बहुत महत्व दिया गया था।
डॉक्टर भी रही, आनंदीबाई गोपाल पहली महिला डॉक्टर भी रही। हाँ, लोपामुद्रा और ऐसे कई नाम। कई कई ऐसे हमारे लिए उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो बीच का जो मध्यकाल आया, जिसमें थोड़ी सी परिस्थिति बदलती गई, मुग़ल आक्रमण भी आते गए, आक्रमण होते रहे, महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती गई, तो उस कारण से जब ये संविधान बना तो उस समय ये प्रोविज़न रखा गया कि नहीं, इनके लिए हमको विशेष प्रावधान करने चाहिए। आज भी आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हो जाते हैं। आज महिलाएं इतनी संवेदनशील होती है, इतनी भावुक होती है। आज पुरुष इतना नहीं होता जितनी महिला संवेदनशील होती है। हाँ, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाओं को जानबूझकर एक दिशा में धकेला जा रहा है कि आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा रही है और आपको केवल परिवार और घर में समेट दिया गया है। ऐसा कई वर्षों से अपन देखते आ रहे हैं। तो स्वतंत्रता के नाम पे उनकी एक स्थिति जो थी वो हमसे ऊपर ही थी, पुरुषों से। मगर धीमे धीमे जो भी आपने बोला कि कई आक्रमण हुए, कई लोग हुई, कई सभ्यताएं आई अपने यहाँ, इसमें थोड़ा बहुत ह्रास तो हुआ बिल्कुल। अब तो ये बराबरी कह के इनको और भी शायद नीचे ढकेला जा रहा है। पर शायद ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को वही बात समझ में आ रही है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि हम अपने मन से जो भी काम करना चाहे वो करें और इसमें हमें किसी ने टोकना नहीं चाहिए। देखिए क्या हो गया है कि एक जो एक सामाजिक वातावरण जो धीरे धीरे बदलते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि नवतेज सिंह जौहर का भी एक केस आया था। ऐसे बहुत सारे लीडिंग केसेस आते हैं। जो अभी आपने देखा होगा सेम सेक्स मैरिज को लेके भी आया एक विषय, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लगी थी, कई समाजों के द्वारा उसका विरोध भी किया गया था। आज आप प्रगति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका क्या पैमाना है? स्वतंत्रता है इसलिए आप बहुत प्रगति कर पाएंगे, या आपको स्वतंत्रता नहीं मिल पाई इसलिए प्रगति नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज भी आप देखेंगे घरों में आज दादी की जो वैल्यू है, तो पिताजी भी नहीं कुछ बोल पाते थे, ना कोई बोल पाता था, क्योंकि उनका एक आधार था, उनका एक स्टैंड था। भले बाहर आप कितने भी योद्धा हों, लेकिन घर आके आप, जैसे शिवाजी महाराज की हम बात करें कि जीजाबाई थी, तो जीजाबाई का एक अलग स्थान था। उनके द्वारा शिवाजी जैसे योद्धा तैयार किए गए, ऐसे और भी तैयार हो सकते थे। तो मातृशक्ति को हमेशा एक अपनी जो प्रतिष्ठा है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। आजकल ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है कि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत प्रगति कर रहे हो, आपने अच्छी नौकरी कर ली तो आप बहुत वो हो रहे हो, आप इस तरह के लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो आप बहुत प्रगति कर रहे हो। प्रगति का पैमाना ये नहीं है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई। भौतिकतावाद, वस्तुवाद ये जीवन का पैमाना नहीं है। ये क्या मतलब दायित्व जो थे, वो जो बहुत बड़ा दायित्व उनका मतलब स्त्री शक्ति का है, उससे अलग दिशा में इनको धकेल दिया गया है साहब। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, पहले कहा जाता था कि एक स्त्री जो है वो घर बनाती भी और बिगाड़ती भी है। आज मेरे को तो ये 100% ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है 1-2% कम हो। एक स्त्री जो है, आप किसी भी घर में देखिए, आप स्त्री उस घर का आधार स्तंभ है। अगर स्त्री चाहेगी तो अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटे, अपने पति, सास ससुर, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सबको अकेले संभाल सकती है। अगर वो मजबूत है तो पूरा परिवार मजबूत है, वो पूरी कुटुंब व्यवस्था मजबूत रहेगी। और वो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई, उसकी विचारधारा थोड़ी बदली, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी खुद की पीढ़ी, अपने पूर्व की पीढ़ी, सबके लिए दिक्कत हो जाती है। देखिए क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं साहब मेरे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कई बार बोलता है ना, कितना सुख है बंधन में, एक गीत था। ये बंधन क्या होता है? ये बंधन नहीं होता, ये आत्मीयता होती है, प्रगाढ़ता होती है। आपके लिए मेरा स्नेह है, मैं अपने बाकी पैसे मेरे को मिल रहे छोड़ दूंगा मैं, लेकिन आप मेरे को मिल रहे हो, मेरे लिए आपकी वैल्यू है। आज मेरे पिताजी हैं मेरे साथ, वो मेरे को ऊर्जा देते हैं, उनसे मेरे को अनुभव मिलता है, उनसे मुझे ज्ञान मिलता है। मैं उनको समय दूंगा, न कि मैं किसी और चीज़ के लिए समय दूँ जिससे मुझे पैसे मिले या कोई वस्तु मिले। वस्तु तो ख़त्म हो जाएगी। कोविड में आपने देखा, आपके पास कई गाड़ियाँ थी, खड़ी थी, आपके पास कई कपड़े थे, पहनने ही नहीं थे, आपको कहीं नहीं जाना था। एक समय ऐसा भी आया जब आपको पता चला कि अपने परिवार के वैल्यू क्या है, अपने परिवार के सदस्यों की वैल्यू क्या है। कि जैसे आपने बोला कि ये कानून में ऐसा है कि सप्तपदी होनी चाहिए या कुछ विधियाँ, ये बिल्कुल।
तो जो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं उनका क्या? अब कोर्ट मैरिज को लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। कई बार ऐसा लगता है कि हम जिला अदालत में गए, वहाँ जज साहब बैठेंगे, उनके सामने जाके शादी कर लेंगे और शादी हो जाएगी। शादी जिला अदालत, जो जिला एवं सत्र न्यायालय है, वहाँ पे नहीं होती। शादी रजिस्टर्ड कराना एक अलग विषय होता है, शादी कोर्ट मैरिज कराना अलग विषय होता है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय में नोटरी के सामने आप चले गए, आपने शपथ पत्र दे दिए कि साहब हमने शादी कर ली है, वो शादी नहीं मानी जाएगी। कई बार हमने देखा है कि लड़का लड़की चूँकि बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं होते, इतना ज्ञान नहीं होता है, कोई आके उनको बुला रहे कुछ चलो कोर्ट चलते शादी कर लेंगे, एक एफिडेविट बनाया कि मैं 18 साल के ऊपर की हूँ, 21 साल के ऊपर का हूँ, हम लोग अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, उन्होंने स्टैंप पे लिखवाया, साइन किए, नोटरी हुई और उनको लगा अपनी शादी हो गई। ऐसा नहीं होता है। इवन जो जिनको नोटरी नियुक्त किया गया है उनको भी मध्य प्रदेश विधि विभाग से निर्देश दिए गए कि आप इस तरह की शादी को आप नोटराइज नहीं करेंगे, ये मान्य नहीं होगी। जो कोर्ट मैरिज होती है वो कलेक्ट्रेट के यहाँ से होती है, भोपाल कलेक्टर का जो ऑफिस है उनको पावर दी गई है कि वो जो कलेक्टर साहब रहेंगे उनको वो अपनी हो सकता है पावर डेलीगेट करके एसडीएम को दे दे, क्योंकि वो डेलीगेट करने की पावर एक दी हुई है उनको। वहाँ पे जो कोर्ट मैरिज होगी वहाँ पे वो कोर्ट मैरिज के रूप में माना जाएगा और स्पेशल एक्ट में आएगा वो। तो वहाँ पे मतलब क्या देखते हैं ये डीएमए या कलेक्टर साहब जो बैठते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए वहाँ पे सीधे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन से आपके एफिडेविट रहेंगे, आपके एफिडेविट के साथ आपके आधार कार्ड, आपकी एज प्रूफ, आपकी एजुकेशन क्वालिफी, ये सारी चीज़ें देख के वो देखते हैं कि हाँ ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, फिजिकली फिट है, मेच्योर है, आपकी एज हो चुकी है, जो लड़की के लिए 18 साल है लड़के के लिए 21 साल है। इन सब पैरामीटर्स पे अगर आप खरे उतरते हैं उसके बाद वो आपके घर पे भी सूचना भेजेंगे कि आपके घर में उन लोगों की कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का क्षेत्राधिकार जो है वो कलेक्ट्रेट के पास होता है या वहाँ पे जो एसडीएम होते हैं उनके पास होता है। वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर वो निर्णय लेते हैं कि हाँ आपकी शादी रजिस्टर्ड कराएं। जैसे अपने होता है कि सारा परिवार को देखा जाता है। देखिए ये अपनी कुटुंब व्यवस्था में, देखिए कुटुंब व्यवस्था में क्या था अभी तक कि विवाह 2 परिवारों के बीच में होता था जी। विवाह तय भी जो है घर के बड़े लोग करते थे। जब आप परिवार से जुड़ते हो तो आपके दृष्टिकोण अलग हो जाता है विवाह को लेके, और जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हो तो आपका दृष्टिकोण विवाह के लिए अलग हो जाता है। आज अगर मैं ए व्यक्ति से विवाह करता हूँ, एक लड़की है, तो मैं किसको प्रेम कर रहा हूँ? मैं ए को प्रेम कर रहा हूँ, मेरे को ए के परिवार से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ मतभेद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को उसके मदर फादर, उसके भाई, उसके चाचा, उससे क्या ले, मेरे को तो एक लड़की देखी, मेरे को वो लड़की अच्छी लगी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करता हूँ, मैं उसी के साथ रहता हूँ। बाकी वो कोई आया तो मुझे लगता है तो इंटरफेयर कर रहा है, ये तो जबरदस्ती इसमें ज्ञान दे रहे उसको। कोर्ट मैरिज के समय ऐसा कुछ क्यों नहीं होता या इसको अमान्य क्यों नहीं कहते? जिस परिवार से एक बच्ची या बच्चा होता है, क्या उनका उस पर कोई अधिकार या कुछ नहीं होता है कि वो उसको देखे, या जितना अनुभव उनको होता है उस हिसाब से कुछ उसको बात रखने की उनको अधिकार हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मिलना चाहिए अधिकार, कि ये जो इतने वर्षों का अनुभव है हमारे बुजुर्गों का, हमारे दादा हो, माता पिता हो, चाहे हमारे चाचा हो, हमारे कुटुंब के जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका एक अनुभव है कि हाँ ये आपके लिए सही होगा या गलत होगा। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम 2 महीने से किसी से जुड़े हैं, हमने तीसरे महीने शादी कर ली, हम रोज़ 1 घंटे मिलते हैं या हफ्ते में 2 घंटे मिलते हैं, हमको लगता है व्यक्ति सही है, हमने शादी कर ली। लेकिन जब आप 24 घंटे साथ में रहते हो और फिर जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, फिर आपको लगता है यार वो जो देख रहा था वो चीज़ अलग हो गई और वास्तविकता बहुत अलग हो गई है। मैं 1 घंटे के लिए मिलता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं 24 घंटे साथ रहता हूँ तो मेरे को बड़ी ये दिक्कत हो रही है इसके आचार विचार से, इसके रहन सहन से, इसके खान पान से। तो वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर वो जाके डिवोर्स के लिए परिणति में बदलता है फिर, और डिवोर्स के मैटर इतने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आज विवाह करना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई लड़का मिल गया और आपने शादी कर ली। विवाह के लिए आपके विचार, आपकी वेव, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी आप एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते, और आप जुड़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको संकट मिलेगा, नष्ट मिलेगा। नहीं लगता है कि इसके बीच में ऐसा मतलब सबके मन में रहता है कि मैं कमाने लगा या लगी हूँ तो मैं मैच्योर हो गई या मैच्योर हो गया हूँ। देखिए मैच्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मैच्योरिटी अनुभव से आती है। अनुभव एक दिन में नहीं आता है,
आदमी सामने खड़ा है उसको परखने के लिए हो सकता है आप एक दिन में परख लो और आप हो सकता है एक साल में नहीं परख पाओ। जी। ये परिपक्वता, ये मैच्योरिटी डे टू डे के काम करने से, लोगों से मिलने से, जुलने से आती है। आज आप कमाने लगे, आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिए, आप IAS IPS के लोग एग्ज़ाम सेलेक्ट होते, तो क्या उनको सीधे IAS और IPS की पोस्ट मिलती है? क्या नहीं मिलती। उनको सबसे पहले SDM बना देंगे, तहसीलदार बनाएंगे, तहसीलदार से SDM, SDM से एडिशनल कलेक्टर। धीरे धीरे उनको उस पोस्ट पे लाने के लिए वो अनुभव दिया जाता है। एक IPS बन गए तो वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट IPS की पोस्ट पे जाकर बैठे, उनकी भी डेजिग्नेशन रहेगी, लेकिन उनको काम एक थाना इंचार्ज का ही मिलेगा, उनको DSP का भी काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको मैच्योर होना है, उन सब परिस्थितियों से अवगत होना है, ताकि जब वो पोस्ट पे बैठेंगे तब उस पोस्ट के साथ वो न्याय कर पाएंगे और वो न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा। तो आज की जो कुटुंब व्यवस्था है, अब तो छोटे परिवार होते ही गए, न्यूक्लियर फैमिली आ गई। तो यहाँ अनुभव हीनता बहुत है, क्योंकि माता पिता भी दोनों नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के कारण बहुत सारे संबंध वो भी नहीं निभा पाते। और नौकरी भी इसलिए होती है कि हम अच्छे से अच्छे स्टेटस में रहें, हमारे पास पैसा भरपूर रहे। ऐसे में बच्चों पे ध्यान और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं और भी अपने मित्र बनते हैं, इन पे ध्यान मुझे तो लग रहा है कि उतना नहीं होता है, वैसे संबंध नहीं बन पाते हैं। विवाह जो है आज जो टूट रहे हैं, उसके पीछे अगर आप एनालिसिस करेंगे, उसका आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, तो आप देखोगे कि मानव व्यवहार क्या होता है। मानव व्यवहार होता है कि उस व्यवहार से आप, ह्यूमन बिहेवियर से आप समझोगे कि हाँ ये सही व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, या मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, आज अगर आपके मित्र ने कोई गलती कर दी, वो मानो में आपने उसने गलती की, तो आप उसे छोड़ नहीं दोगे। आपका बेटा उसने कोई गलती की तो आप उसको घर से निकाल नहीं दोगे। आप पालक के रूप में हो, आप मित्र के रूप में, तो आप उसको बताओगे नहीं इसको ऐसा सही करना चाहिए, ऐसा सुधार करना चाहिए, ताकि उसके व्यवहार में उत्कृष्टता आए और वो अच्छे से रहे। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में कि बताने वाले कौन है आज की डेट में? अनुभव हो नहीं पा रहा है। जो बड़े अनुभवी लोग थे वो साथ में रह नहीं रहे हैं। जो सामने मिलता है हमको लगता है ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो अपने के सामने ऐसी एक दृश्य पैदा करता है कि आपको लगता है इससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं, और फिर आप उसकी चकाचौंध में आप मिसलीड हो जाते हो, मिसगाइड हो जाते हो, और जब आपके सामने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो फिर आपके साथ धोखा या कपट होने की संभावना पूरी रहती है। अगर कुटुंब व्यवस्था के अंतर्गत विवाह होता है, जो आजकल कम ही हो रहा है, वो आपस में ही हो जाता है, उसके बाद कुटुंब को मानना पड़ता है, अधिकतर तो ये हो रहा है बीक। तो इस व्यवस्था को मानते हुए जैसे विवाह हो गया, तो इसको कोर्ट भी मानेगा, सब मान लेंगे, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मध्य प्रदेश में अभी तक कंपलसरी नहीं, महाराष्ट्र में कंपलसरी। कई ये स्टेट पावर दी गई है कि स्टेट को पावर है कि वो अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करे या ना करे। तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है 2008 के पहले भोपाल कलेक्ट्रेट में होता है, और 2008 के बाद जो शादी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन होने यहाँ भोपाल नगर निगम में रजिस्टर्ड होती है, और ये करवाना चाहिए, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। और आने वाले समय में आपको जैसे नाम चेंज करना रहता है, तो वो आप मेरिट सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंकों में या जहाँ पे आपको नाम चेंज कराना रहता है, क्योंकि कई समाज ऐसे है जिसमें शादी के बाद सरनेम बदल जाता है, नाम बदल जाता है। आजकल ऐसा भी है कि लोग नाम नहीं बदलते, सरनेम नहीं बदलते हैं, तो लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही। आपको अगर आउट ऑफ इंडिया आपकी जॉब, कैसी क्या प्रक्रिया होती है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म रहेगा जो आप नगर निगम से ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपको मदर फादर के एफिडेविट लगते हैं, लड़का लड़की जो रहते हैं पति पत्नी उनके एफिडेविट लगते हैं, जो 3 गवाह होते हैं उनके एफिडेविट लगते हैं, और आपकी शादी के जो कार्ड होता है जिससे आपको पता चलता है, शादी के फोटोग्राफ्स जिसमें शादी के संस्कार होने दिखने चाहिए। संस्कार मतलब जैसे हम 7 फेरे ले रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, मंगलसूत्र पहना रहे हैं। कई बार लोग ऐसे फोटोग्राफ दे देते हैं कि ये स्टेज का फ़ोटो दे दिया, और स्टेज के फ़ोटो में आपको समझ में नहीं आएगा कि संस्कार शादी के है या रिंग सेरेमनी के है या किसी और चीज़ के। तो ऐसे फ़ोटो देने हैं जिससे विवाह संस्कार होते हुए दिखे। आपके आधार कार्ड, अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो फिर आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे कि आपकी वहाँ के एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ का आपकी जॉब लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि जिससे सऊदी वूदी में या फिर कहीं और विदेशों में
कि शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर वहाँ का उनका लेके नहीं जाते पत्नी को, या फिर वहाँ पे वो बुलाते नहीं है। वहाँ संकट जब आता है, जहाँ परेशानी आती है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग प्रिकॉशन के रूप में सारी डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद बुलाया जाता है सबको, सब लोगों का वेरिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आगे बढ़ जाती है। तो सबको आना पड़ता है। जितने लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो एक उन पे बड़ा बोझ रहता है कि ये मतलब कितनी जल्दी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या होता है कि आप जैसे छुट्टियां लगी उसके बाद आप जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। अब जैसे अपने यहाँ सामूहिक विवाह भी होते हैं तो वहाँ के भी सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण कई बार भीड़ अचानक बढ़ भी जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ व्यवस्था कितनी है वो भी हमको देखनी पड़ती है कि हमारे सिस्टम्स कितने हैं, हमारे लोग काम करने वाले वहाँ पे कितने लोग हैं। तो ये तो एक व्यवस्था का विषय हो जाएगा कि कितनी जल्दी हम किसी को फ्री कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ सरल प्रक्रिया है या थोड़ी सी नहीं, प्रक्रिया तो सरल है। प्रक्रिया में कुछ नहीं, आपको फॉर्म लेना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको वहाँ उपस्थित होना है। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन वाली कोई वो नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जैसे आप 2008 के पहले की अगर कोई शादी हो रही है तो उसमें ज़रूर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो तस्दीक की जाती है, क्योंकि बहुत पुराना विषय हो गया है। अब उस समय के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, तो एक बार हो सकता है कि वहाँ जाके तस्दीक की जाती है कि हाँ आप इस पते पर रहते कि नहीं रहते, ये आप ही का घर है कि नहीं। तो वो पुरानी शादियों में ये होता है। अभी नई जो शादियाँ हो रही तो उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे हो जाता है। हमारी चर्चा के बीच विषय आया कि आजकल विवाह विच्छेद अधिकतर हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं। हाँ, आज की जो परिवेश है, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि विवाह बहुत कठिन है और तलाक बहुत सरल है। क्योंकि जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो भोपाल अदालत में एक फैमिली कोर्ट थी और आज 4 फैमिली कोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 फैमिली कोर्ट हो गई तो सबका काम बहुत कम हो गया और बहुत वो है। आज भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज अगर आप मेट्रोज़ की बात करें, पूना, मुंबई, यहाँ पे तो और भीड़ लगी हुई है। तो इनमें विषय क्या होते हैं अधिकतर, किस विषय पर इनका विच्छेद होता है? देखिए, सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में क्या हो गया, जैसे लोग जॉब करते हैं और स्विच करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जी, वैसे ही विवाह हो गया। 2 महीने रहे साथ में, नहीं जम रही यार, क्या नहीं जम रही, नहीं उसकी हैबिट्स और हमारी हैबिट्स अलग है। क्या हैबिट्स में हो सकता है आपको चाय पसंद होगी, मुझे कॉफ़ी पसंद होगी, लेकिन ये हमारे विवाद का कारण नहीं हो सकता। आपकी पसंद हो सकती है कि आप किसी और विषय को आपको पसंद आता होगा, मेरा विषय किसी और को, लेकिन इस चीज़ को लेकर हम लड़ लें। जैसे पहले होता था तो वैसे थोड़ा वो विवादास्पद है, पर बोल लिया जाता था कि अब शादी हुई है तो उस घर से आएगी तो मतलब निकलेगी तो अर्थी निकलेगी, ऐसे छोड़ के नहीं जाना होता था। बिल्कुल, मतलब कहना ये रहता था कि अब आखिरी दम तक आपको वही रहना, इस परिवार के साथ निभाना, उसको चलाना है। बिल्कुल, वो एक जिम्मेदारी है आपकी। तो वो जो जिम्मेदारी है वो क्या ख़त्म हो गई है? देखिए मैं आप घर से भी ऐसा होता, अच्छा ऐसा बोल दिया, छोड़ के आ जाओ, हम देख लेंगे। ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अगर मुझे अपना मानोगे तो मैं आपका बनूंगा, आप मुझे अपना नहीं मानोगे तो आपका नहीं बन पाऊंगा। दोनों तरफ से है। लड़की जब शादी करके जाती है तो उसको ये मानना चाहिए कि ये मेरा घर है, इस घर के सारे सदस्य मेरे अपने हैं, मुझे वो अपना सर्वस्व यहाँ पे देना है। देखिए, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक आप कोई फसल काट नहीं पाओगे। ये लड़की गई है, उसके लिए वो दीवारें अलग है, वो रंग अलग है, दरवाजे अलग है, वो कभी रही नहीं उस घर में, तो उसके लिए तो सब चीज़ें नहीं है। उसको समय लगेगा वहाँ एडजस्ट होने में। भाई हम भी कई जगह नौकरी करने जाते हैं तो हमको कोई नया स्टाफ मिलता है, नए बॉस मिलते हैं, तो हमको एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो जब लड़की किसी नए घर में जाती है तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं। उसको ये एक मेंटली इस चीज़ के लिए होना चाहिए, प्रिपेयर होना पड़ता है कि नहीं भैया हमको नए घर में जाना है, हमको कैसे रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा। जिस घर में जा रही है उनकी भी बहुत अपेक्षाएं होती है। अब बहू आ रही है तो बहू ऐसा करेगी। अब कई बार ये हो जाता है कि बहू के रूप में हम एक बहू को लाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो एक जॉब, एक प्रोफेशनल लड़की भी आती है और प्रोफेशनल लड़की को अपना ऑफिस भी देखना है, उसको अपना घर भी देखना है, उसको अपना परिवार भी देखना है, उसको अपने आगे वाली चिंता भी करनी है उसको। उसके बाद इतने सारे टास्क हो जाते हैं कि कई बार वो इतनी चीज़ें को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर पाती और यहाँ पे अपेक्षाएं सबकी बढ़ दी जाती है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल। अरे तुम तो अब शादी हो गई तब तुम वहीं रहते हो, हमारे आती नहीं, घर ही नहीं आती हो यार, तुम तो हमेशा मायके जाते हो, तुम ससुराल में ध्यान ही नहीं देती। पति बोलता है तुम तो बस 24 घंटे माता पिता की सेवा में लेके रहते हो, भाई बहन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। बच्चे बोलते माँ आपको समय नहीं।
तो इन सब टास्क को लेके जो मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें अगर संयुक्त परिवार हो तो ये बहुत इजीली स्मूथली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो बर्डन बहुत बढ़ जाता है और फ्रस्ट्रेशन इतना तेज होता है कि वो उसका परिणति फिर डिवोर्स। ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है, मतलब एक परिवार का संगठित रहना, बड़ा होना और टूटना, तो ये जो टूटना जो है एक बड़ा विषय है, इसको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए किस कारण को जिम्मेदार मानते हैं मैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मतलब विवाह टूट रहे हैं, कानून ही विवाह विच्छेद की डिग्री दे रहा है, कोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कानून हमें बोलता है कि विवाह विच्छेद तब तक नहीं होना चाहिए जब तक एक दूसरे की जान पे नहीं बन पाए। अगर ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ में रहेंगे और इनका साथ में रहने से किसी न किसी की जान चली जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। कानून भी बोलता है कि आप जितना हो सके उतना एडजस्ट करने की कोशिश करें, जितना आप सामंजस्य बना सकते हैं, जितना आप धैर्य रख सकते हैं आपको रखना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि नहीं एक दूसरे की जान पे बनाएगी, तो उस समय अलग होना ही ठीक रहता है। और इसके पीछे कारण में वो जो वातावरण है, चाहे मायके पक्ष का हो चाहे ससुराल पक्ष का हो, उसकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो आपको कैसे बताते हैं। भाई आज एक लड़की की सासू माँ ने या ससुर साहब ने या देवर ने कुछ भी अपशब्द बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, तो हमको उसको क्या करना है, शत्रु को भी मित्र बनाना है, ऐसा हमको बताया गया है। तो अपना व्यवहार ऐसा हो जाए कि वो अपने से मित्रवत हो जाए, वो अपने लिए बहुत प्रगाढ़ बन जाए। ऐसे सलाह देने वाले लोग बहुत कम हो गए। अरे ठीक है बड़े हैं, उन्होंने बोल दिया तो क्या हो गया, अपने को सुन लेना चाहिए, बड़े हैं, अपने वरिष्ठ है, अपन को उनकी बात सुन के आगे करना चाहिए, उसने अपनी कोई गलती होगी तो अपन को सुधारना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा रखनी भी बहुत जरूरी है। विचार जो है ये विचार बड़े तेजी से परिवर्तित हो गए इस समय। एक जो सामंजस्य वाले विचार थे उसकी जगह स्वतंत्रता वाले विचार आ गए। तो ये मेरे ख्याल से बचपन से ही बोए जा रहे हैं। अब क्या हो गया कि पहले आप देखते होंगे जब आप और हम जब छोटे थे तो हम लोगों को गर्मी छुट्टी में भेज दिया जाता था मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसा के यहाँ, चाचा के यहाँ। हम लोग वहाँ रहते थे। अब वहाँ रहते थे तो चाचा ने बोला अरे ये काम कर, चाची ने बोला ऐसा कर, मामा ने, मामी ने, नाना नानी ने, सब अपने हिसाब से बोलते थे। वहाँ कोई मामा बॉय और पिताजी का बेटा और बेटी कुछ नहीं, वहाँ तो वो जैसा बोलेंगे वैसे रहते थे। एक कमरा तो किसी को मिलता ही नहीं था, सब हॉल में जाके सो जाते थे। कोई ऐसी नहीं, कुछ नहीं, कोई पर्सनल लिबर्टी की बात नहीं होती थी कि साहब मेरे फ्रीडम, मेरी राइट्स, मेरी ड्यूटीज। वहाँ तो ऐसा है कि सब सो रहे, बच्चे सब सो रहे हैं। आज आप देखिए, आज एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गया। गर्मी की छुट्टियों का ये जो आपको सीख मिलती थी ना वहाँ से, अकेले रहने की, दूसरे के परिवार में रहने की, वो संस्कार आपको वहीं से मिलने शुरू हो जाते थे। हर साल हम जाते थे तो कुछ न कुछ सीख के आते थे। अरे चाची ने ऐसा बोल दिया तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अरे अपन को वहाँ 4 काम कर देंगे तो चाची भी खुश, चाचा भी खुश। और काम करने से कोई छोटा नहीं होता, ये भी बताया जाता था। और नया कुछ सीखने में भी था, नया सीखने को मिलता था। नहीं तो अपने घर में तो हम एक कंफर्ट जोन में रहते थे हमेशा। उस कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो हम थोड़े से परिपक्व होते हैं, एक मैच्योर होते हैं, हमको भी सीखने को मिलता है कि क्या है। और फिर जब ये चीज़ शादी में होती है कि शादी के बाद हम दूसरे घर से जाते हैं, दूसरे घर से कोई लड़की हमारे घर आती है, भाई हमारे घर भी हमारे भतीजा आया, भतीजी आई, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमको उसको कहाँ क्या देना है, क्या लेना है, उसको कैसे सुविधाएं देनी है। तो वैसे ही जब लड़की घर आती है दूसरे घर से तो हमको ही लगता है कि नहीं यार ये आई है तो इसके लिए सब नया नया है। सो आपने जैसे बोला बीच में कि आजकल विवाह कठिन हो गया है और विवाह विच्छेद, तलाक ये सरल हो गया है, तो ये कैसे, मतलब? देखिए आज एक नया सेक्शन 13B करके जुड़ गया, 13B, म्यूचुअल कंसेंट से आप डिवोर्स ले लीजिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं जम रही है, लड़के को लगता है नहीं जम रही, लड़की को लगता है, आप दोनों कोर्ट में गए और उन्होंने बोला साहब हम लोग म्यूचुअली डिवोर्स चाहते हैं। कोर्ट कोशिश करता है, कोर्ट ऐसा नहीं कि सीधे जाके आपको डिग्री दे देगा। कोर्ट बोलेगा नहीं आप पहले काउंसलर के पास जाओ। कोर्ट में काउंसलर रहते हैं, वो काउंसलर आपकी काउंसलिंग करते हैं। फिर भी जब आप लोगों ने सोच लिया कि आपको रहना नहीं है तो काउंसलर भी क्या कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट ही होती है। वो भी अपनी रिपोर्ट बना के दे देता है कोर्ट को कि साहब ये नहीं, तब कोर्ट भी काउंसलिंग करता है। कोर्ट भी बोलता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि अब नहीं रहना, मन नहीं हो रहा है, नहीं जम रही हमारी, वो अलग है हम अलग है, सब अलग, नहीं जम रहा। आपने अगर बोल दिया कि हमको म्यूचुअल डिवोर्स लेना ही है तो आप ले सकते हो। आपके लिए बहुत कानूनी पेचीदगी नहीं है कि आपको सालों साल आपको कोर्ट के चक्कर काटने हैं,
पेशी अटेंड करनी है, कुछ नहीं, बड़ा इजी वे में हो जाता है। हाँ, लेकिन आप अगर 13 में जाते हो जहाँ आपको विवाह एक व्यक्ति लेना चाहता है, दूसरा मना करता है, तो आपको मेरिट पे लड़ना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा समय लगता है। कई बार ये सुनने में आता है कि कोर्ट जाओ और नोटरी के सामने लिख दो कि हमारा अलग अलग हो गए हैं, हम तलाक हो गए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तलाक हमेशा कुटुंब न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के माध्यम से मान्य है। किसी नोटरी के माध्यम से अगर आप जाते हो और अपने एक एफिडेविट के माध्यम से आप लिख देते हो कि साहब हम लोगों ने इस तारीख को शादी की थी इस स्थान पे इस लोगों के समक्ष, और आज हम लोग अलग हो रहे हैं और हम विवाह विच्छेद कर रहे हैं, और ऐसी एक नोटरी करके आपने अपने पास रख लिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, न्यायालय उसको कोई मान्यता नहीं देता। अगर डिग्री चाहिए डिवोर्स की, तो आपको फैमिली कोर्ट के सामने ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। तो शिशिर जी, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी बातों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आशा है हम हर हफ्ते इसी तरह बैठेंगे और इन्हीं विषयों पर विधि के कुछ चर्चाएं करेंगे। उसमें कुटुंब प्रबोधन का भी, एक कुटुंब की जो व्यवस्था है इस पर भी अपनी चर्चाएं ऐसी ही होती रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अवसर दिया है इस चीज़ के लिए। धन्यवाद।